प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में साइंस की अध्याय उतक का भाग 2 पढ़ेंगे और साथ ही इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। और फिर 11वीं कक्षा के फिजिक्स में हम पढ़ेंगे समतल में गति। इस अध्याय का भी आज हम दूसरा भाग देखेंगे और फिर इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 2। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पादप ऊतक क्या होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे और पौधों के बीच में काफी सारे अंतर होते हैं, जैसे कि हम चल सकते हैं, खा सकते हैं और खेल सकते हैं, लेकिन पौधे हमारी तरह बिल्कुल नहीं कर सकते। पौधे हमेशा स्थिर और नियत होते हैं, मतलब वे एक जगह पर ही खड़े रहते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए कम आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जबकि हमें जीवित रहने के लिए ज्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की। पौधों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं और विकास सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही होता है। दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। पादप ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विभज्य ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, विभज्य ऊतक सरल जीवित ऊतक होते हैं जो कि नई कोशिकाओं के विभाजन और गठन में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर जड़ें और शाखाएं। ये जहाँ कोई भी नई टहनियां या शाखाएं निकल रही होती हैं किसी भी पौधे में, वहां पाए जाते हैं। दोस्तों, विभज्य ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक, दूसरा है अंतःवृष्ट विभज्य ऊतक और तीसरा है पार्श्व विभज्य ऊतक। चलिए इसे चित्र में देखते हैं। ये चित्र विभज्य ऊतक का है, जिसमें शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक, अंतःवृष्ट विभज्य ऊतक और पार्श्व विभज्य ऊतक मौजूद है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक क्या होते हैं। शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक जड़ों और शाखाओं की बढ़ती युक्तियों पर मौजूद होते हैं। यह जड़ों और तनों को बढ़ाव की ओर ले जाते हैं और पौधे की प्राथमिक वृद्धि में भी मदद करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई पौधा है, तो जिस तरह ये पौधे विकास करेंगे, शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक उसकी आखिर की युक्तियों में ही मौजूद होंगे। इसी तरह से पौधे की जड़ों में भी ये आखिर की युक्तियों में ही मौजूद होते हैं। ये जड़ों और शाखाओं को बढ़ने में भी मदद करते हैं और प्राथमिक वृद्धि में भी मदद करते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं अंतःवृष्ट विभज्य ऊतक। ये इंटरनोड्स में मौजूद होते हैं और अंतःवृष्ट विभज्य ऊतक शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक का ही हिस्सा होते हैं, जो कि विकास के दौरान पीछे रह जाते हैं और ये पौधे के अनुदैर्ध्य विकास में भी मदद करते हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। ये जो भी मुख्य शाखा होती है जिसमें से एक नई टहनी निकलती है, ये वहीं पे मौजूद होते हैं। जो शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक है वो जड़ों और शाखाओं को बढ़ाता चलता है। शीर्षस्थीय विभज्य ऊतक का ही हिस्सा जो कि पीछे रह जाता है, उसे ही अंतःवृष्ट विभज्य ऊतक कहते हैं। तीसरा है पार्श्व विभज्य ऊतक।
ये माध्यमिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये संवहनी ऊतक को भी जन्म देते हैं और पौधे के अनुदैर्ध्य पक्ष में भी साथ देते हैं। दोस्तों, इस चित्र में हमें कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, मतलब कुछ लाइन्स दिखाई दे रही हैं। यही पार्श्व विभज्योतक कहलाता है। ये शाखा की चौड़ाई को बढ़ाता है जैसे जैसे पौधा विकास करता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं। स्थायी ऊतक के पास निश्चित आकार होता है। ये मृत या जीवित हो सकते हैं। स्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि विभज्योतक ऊतक विभाजित हो सकते हैं, परंतु स्थायी ऊतक जो होते हैं वह विभाजित नहीं हो सकते हैं। स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सरल स्थायी ऊतक के ही बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र सरल स्थायी ऊतक को दर्शा रहा है, जबकि यह चित्र जटिल स्थायी ऊतक को दर्शा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, सरल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सुरक्षात्मक ऊतक और दूसरा है सहायक ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इन कोशिकाओं का कार्य और आकार एक ही जैसा होता है। सुरक्षात्मक ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जिसका सबसे पहले है एपिडर्मिस और दूसरा है कॉर्क फिलाइलम। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एपिडर्मिस पौधे के अंगों की बाहरी परत जैसे कि पत्ती, फूल और जड़ों में होता है। ये पौधे को संक्रमण से बचाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऊपर दिए गए चित्र में हमें कुछ पत्तियां सी दिखाई दे रही हैं। इन पत्तियों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक मोम की परत होती है, जिसे हम जल रोधक परत कहते हैं। इस पतली सी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। इस रंध्र में गुर्दे के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे बचाव कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, ये चीजें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। यह चित्र एक पत्ती का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया चित्र है। दोस्तों, आपको इस चित्र में गुर्दों के जैसा कुछ आकार दिख रहा होगा, जिसे हम रंध्र कहते हैं, मतलब स्टोमेटा। दोस्तों, एपिडर्मिस का कार्य पौधों को सूखने से और खराब होने से बचाना होता है, और जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैसीय उत्सर्जन की अनुमति देते हैं और ये पानी के वाष्प बनकर ना निकलने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं कि कॉर्क और फिलाइलम क्या होते हैं। दोस्तों, हमने कोशिका वाले अध्याय में पढ़ा था कि कॉर्क क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हम जानते हैं कि कॉर्क पेड़ की एक छाल होती है, मतलब जो भी पेड़ का तना होता है। इसमें कोई भी छिद्र मौजूद नहीं होता। ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। कॉर्क का उपयोग क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस आदि बनाने के काम में भी आता है। ये सिर्फ मृत कोशिकाओं से ही बने होते हैं। कॉर्क में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं और ये पौधों के संक्रमण को भी बचाता है। ये पौधों के लिए झटका, मतलब अगर हम किसी भी पेड़ को हिलाने की कोशिश करें तो वह नहीं हिलता है, उससे सहने के लिए क्षमता प्रदान करता है, मतलब पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये होते हैं सुरक्षात्मक ऊतक। अगली वीडियो में हम सहायक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि पादप ऊतक क्या होते हैं और सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सहायक पादप ऊतक क्या होते हैं और
जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। पौधों में अधिकांश ऊतक क्या है? जीवित, मृत, कोई ऊतक मौजूद नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा स्थायी ऊतक का प्रकार होता है? संयोजी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पशु ऊतक। इनमें से कौन सा पादप ऊतक विभाजित नहीं हो सकता है? स्थायी ऊतक, विभज्य ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक। विभज्य ऊतक किस में मौजूद होता है? जड़ें, पत्ते, शाखाएं, ऊपर के सभी। विभज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 2। तो अध्याय शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन व व्यवकलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य सदिश तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। तो आइए शुरू करते हैं त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन से। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के संकलन को दर्शाती है। मतलब अगर हम किसी त्रिभुज यानी ट्रायंगल की दो भुजाओं को दो वेक्टर यानी सदिश माने तो उस ट्रायंगल की तीसरी भुजा दोनों सदिशों का संकलन मतलब एडिशन दर्शाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले सदिश के पुच्छ तथा शीर्ष की बात करते हैं। तो सदिश जहां से शुरू होता है उसको हम कहते हैं सदिश की पुच्छ, और जहां पर सदिश का तीर का निशान होता है उसे हम कहते हैं सदिश का शीर्ष। तो सदिशों के संकलन यानी उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पहला सदिश दर्शाते हैं और साथ ही अगला सदिश इस प्रकार से दर्शाते हैं कि पहले सदिश का शीर्ष और दूसरे सदिश की पुच्छ एक ही बिंदु पर हो, और फिर हम प्रथम सदिश की पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष पर जो वेक्टर खींचते हैं वह सदिश पहले दोनों सदिशों का संकलन कहलाता है। अब यदि यहां पर सदिशों के नाम इस तरह डिफाइन कर दिए जाएं, जो कि है ए बी और बी सी और परिणामी सदिश ए सी, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि है सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर सदिश ए सी। और इस तरह त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का संकलन किया जा सकता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों के व्यवकलन पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हम एक सदिश ए लेते हैं जो इस प्रकार है, और अब हम इसी सदिश का ऋणात्मक सदिश लेते हैं जिसके लिए हमें सदिश की
दिशा परिवर्तित कर देते हैं। और इसी विधि का हम प्रयोग करते हैं सदिशों के व्यवकलन में। मतलब जिस तरह हमने सदिशों का संकलन किया था, उसी प्रकार हमें जिस सदिश को घटाना है, हम उस सदिश का ऋणात्मक सदिश पहले सदिश में जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। यदि आपको एक सदिश जो कि है सदिश ए बी, इसे जोड़ना है एक दूसरे सदिश में जो है सदिश बी सी, तब आप त्रिभुज नियम द्वारा इसे इस तरह से व्यक्त करेंगे। पर अब हमें सदिश BC को AB में से घटाना है, तो अब हम सदिश BC का ऋणात्मक सदिश लेते हैं। और हम ऋणात्मक सदिश जब सदिश AB में जोड़ते हैं तो हमें परिणामी सदिश AB माइनस BC मिलता है, जिसे हमने यहां पर AB और BC डैश वेक्टर से दिखाया है। और इस तरह AB माइनस BC इज इक्वल टू AC मिल जाता है और त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों के संकलन पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अनुसार यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो सात की भुजा दो सदिशों को व्यक्त करें, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो दोनों सदिशों को स्पर्श करे एक नए सदिश को प्रदर्शित करेगा, जो दोनों प्रारंभिक सदिशों का संकलन होगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इसके लिए हम एक सदिश लेते हैं जिसको हमें किसी और सदिश में जोड़ना है, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले सदिश को प्रदर्शित करते हैं जिसके नाम है ए बी, और साथ ही हम दूसरा सदिश इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम है बी सी। अब हम पहले और दूसरे सदिश के समांतर दो सदिश इस प्रकार लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज बन जाए, जो कि इस तरह से है। तो यहां पर एक और सदिश आता है ए डी और डी सी। तो अब हम इस चतुर्भुज के द्वारा इन दोनों सदिश का संकलन ज्ञात करेंगे। वो होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, जो इस तरह विकर्ण द्वारा दिखाया गया है। और इस तरह हमें संकलन ज्ञात हो जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले एक सदिश को प्रदर्शित करते हैं जो कि है ए बी, और हम दूसरा सदिश प्रदर्शित करते हैं जो है बी सी। अब हमें ज्ञात करना है सदिश AB माइनस सदिश BC। इसके लिए हम दोनों सदिश को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि हमें सदिश BC को घटाना है, इसलिए हम सदिश BC की दिशा परिवर्तित कर देते हैं और अब हम इसमें चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम सदिश के नाम डिफाइन कर देते हैं जो है AB और BC डैश, और अब हम समांतर भुजाओं का प्रयोग करके समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जो कि इस प्रकार है। और अब परिभाषा के अनुसार इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण AB प्लस BC डैश के बराबर होगा और BC डैश है माइनस BC के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB माइनस BC इज इक्वल टू सदिश AC। और इस तरह चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का व्यवकलन ज्ञात हो जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों के संकलन का क्रम विनिमय गुण पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए ये कोई सदिश है जिसको हमें जोड़ना है एक दूसरे सदिश में। इसके लिए हम पहले सदिश को इस तरह डिफाइन करते हैं
जो है सदिश A, और साथ ही दूसरे सदिश को इस तरह डिफाइन करते हैं जो है सदिश B। अब इन सदिश को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज नियम के अनुसार यहाँ पर एक इस तरह सदिश ले लेते हैं जो कि सदिश A और B का योग होता है। पर चलिए अब हम इसको एक दूसरे तरह से देखते हैं। मान लीजिए हम इसी में सदिश B की स्थिति इस तरह परिवर्तित कर देते हैं और साथ ही सदिश A की स्थिति भी इस तरह परिवर्तित कर देते हैं। तो अब हमारे सदिश इस तरह अपनी जगह से बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो परिणामी सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम ऊपर वाले त्रिभुज में सदिश A प्लस सदिश B का मान ज्ञात कर रहे थे, जबकि नीचे वाले त्रिभुज में हम सदिश B प्लस सदिश A का मान ज्ञात कर रहे हैं, जिनके परिणाम बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सदिश A प्लस सदिश B बराबर सदिश B प्लस सदिश A, और यही सदिशों के संकलन का क्रम विनिमय गुण कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों के संकलन के सहचर्य गुण पर नजर डालते हैं। इसके अनुसार सदिश A तथा सदिश B को पहले जोड़कर और फिर सदिश C को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह सदिश B तथा सदिश C के योग को सदिश A में जोड़कर मिलने वाले परिणाम के बराबर होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हैं सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C बराबर सदिश B प्लस सदिश C प्लस सदिश A, और इसी गुण को हम सदिशों के संकलन का सहचर्य गुण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शून्य सदिश पर नजर डालते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नल वेक्टर। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिस सदिश का परिमाण शून्य होता है। मतलब अगर किसी सदिश का मान शून्य है तो वह सदिश शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होने के कारण इसकी दिशा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी सदिश की गुणा शून्य संख्या से की जाए तो परिणाम में शून्य सदिश मिलता है। जैसे यदि किसी सदिश A को इस संख्या से गुणा करें तो हमें परिणाम में जो सदिश मिलता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और सदिशों के वियोजन पर नजर डालते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का वियोजन एक प्रणाली है, मतलब सदिशों का वियोजन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक सदिश को कई अन्य सदिशों के रूप में तोड़ा जाता है। यदि किसी समतल में दो सदिश A तथा B हैं और इसी समतल में एक तीसरा सदिश C भी है तो सदिश C सदिश A तथा B के रेखीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है जहां λ1 और λ2 दो वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा सदिशों का संकलन व व्यवकलन। उसके बाद हमने पढ़ा क्रम विनिमय व सहचर्य गुण, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा सदिशों का संयोजन। तो अगली वीडियो में हम सदिशों के संयोजन को जारी रखेंगे और साथ में पढ़ेंगे एकांक सदिश और विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का संयोजन। धन्यवाद।
दोस्तों, आशा करती हूँ डिजी7 के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा के साइंस में उतक अध्याय पढ़ा और 11वीं कक्षा में हमने फिजिक्स का अध्याय समतल में गति पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम 9वीं कक्षा के सोशल साइंस में पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग और 11वीं कक्षा के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड का जो अभी हमने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा ठीक 3 बजे इकोवेशन चैनल। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी7 इकोवेशन सर्च करें। इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।